ये लड़का कैंसर से मरने वाला था, इसलिए उसने अपनी पूरी जिंदगी एक ही गेम खेलते हुए गुजार दी। रियल वर्ल्ड में उसका कोई नहीं था और एक दिन उसके पेरेंट्स भी अचानक गायब हो गए। लेकिन नेक्स्ट सेकंड सब कुछ बदल गया। वो उसी गेम वर्ल्ड में रिबॉर्न हो जाता है। पर ट्विस्ट यहाँ है, इस वर्ल्ड में भी उसकी डेथ ऑलरेडी फिक्स्ड है। फर्क सिर्फ इतना है, ये गेम वो काउंटलेस टाइम्स क्लियर कर चुका है। तो इस बार क्या वो अपनी स्क्रिप्टेड डेथ को तोड़ पाएगा या फिर गेम का सिस्टम उसे फिर से ख़त्म कर देगा? ये जानने के लिए देखिए पूरी स्टोरी। एक रात बहुत सारे वॉरियर्स इकट्ठा हुए और उन्होंने अपनी स्वॉर्ड्स हवा में ऊंची कर लीं। पूरी तैयारी के साथ वो एक जोरदार वॉर क्राई के साथ उस भयानक डीमन की तरफ तेजी से अटैक करते हैं। पर असल में उनका ओपोनेंट एक वाइट हेयर्स वाला लड़का था जिसकी बॉडी पर पहले से ही बैटल के निशान दिख रहे थे। उसने अपने दुश्मनों के अटैक करने का इंतजार नहीं किया, बल्कि खुद पहले बैटल में कूद गया। जो नाइट सबसे पहले उस वॉरियर के रास्ते में खड़ा था वो एकदम हैरान रह गया, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि चीज़ें इतनी जल्दी बदल जाएंगी। बदले में उस लड़के ने एक सेकंड के लिए भी रुकना ज़रूरी नहीं समझा और अपने ओपोनेंट्स को रूथलेसली ख़त्म करने के लिए अपनी डार्क पावर्स का इस्तेमाल किया। बाकी नाइट्स कन्फ्यूजन में इधर उधर देखने लगे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी हुआ क्या है। इसी बीच वो डीमन वहीं नहीं रुका। उसकी बॉडी में एक तनाव आया और उसने अगले अटैक की तैयारी की, नए गुस्से और ताकत के साथ अपने ओपोनेंट पर झपटने के लिए तैयार। उसने अपनी सारी एनर्जी ज़मीन के अंदर डाल दी ताकि अपने दुश्मनों पर सबसे अनएक्सपेक्टेड एंगल से हमला कर सके। अगले ही सेकंड वो सारी पावर ज़मीन के नीचे से बाहर निकली और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह कर दिया। वॉरियर्स ने ऐसे अटैक की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए उन्हें डेंजर पर रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। रिजल्ट ये हुआ कि उनके चारों तरफ की हर चीज़ पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन के मंजर में बदल गई, जहां जिंदा बचना नामुमकिन था। वो डीमन खुद भी कोलैप्स होने की कगार पर था, इसलिए शायद ही वो फाइट जारी रख पाता। अपने दुश्मनों पर इतना पावरफुल वार करने में उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ खर्च हो गई थी। उस लड़के को भी धीरे धीरे रियलाइज्ड होने लगा कि वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच चुका है। जब उसने उठने की कोशिश की तो उसे पास ही भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो एक आउटलॉ वॉरियर निकली जिसने तुरंत उसे एड्रेस किया। उस लड़की ने डेस्परेट होकर पूछा कि आखिर उस लड़के ने ये सारी भयानक चीज़ें क्यों की। उसने तुरंत अटैक नहीं किया क्योंकि वो नॉक्स राइनहॉफर का जवाब सुनना चाहती थी। मेन कैरेक्टर को तुरंत सरप्राइज हुआ कि क्या उसने सच में अपने दोस्तों को धोखा दिया है। वो इस बात से एग्री करता था कि उन लोगों को ऐसा ही लग रहा होगा, पर उसकी अपनी अलग ओपिनियन थी। नॉक्स राइनहॉफर ने कहा कि उसकी नज़र में तो उसके पार्टनर्स ही असली ट्रेटर लग रहे थे। लड़की ने उससे कहा कि वो बहाने न बनाए और ये बताए कि वो इतना एबनॉर्मल कब से हो गया। हमारे एमसी को ये शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं थी कि उसे इतने ब्रूटल काम करने के लिए किस चीज़ ने मोटिवेट किया। पता चला कि ये सब तब शुरू हुआ जब इमरजेंसी लैंडिंग हुई। उस मोमेंट पर सिस्टम ने उसे इन्फॉर्म किया कि उसने प्रोफेटिक ड्रीम नाम के गेम का पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जो उसने अपनी 27th कोशिश में किया था। ये असल में सिर्फ एक गेम ही था और मेन कैरेक्टर खुद एक कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे बैठा था। एक और सिगरेट खत्म करने के बाद वो लड़का खुश था कि इस बार उसने इतना कुछ हासिल कर लिया है। उसने फाइनली सारे सीक्रेट क्वेस्ट्स भी पूरे कर लिए थे। इकलौती प्रॉब्लम ये थी कि डॉक्टर्स के प्रिडिक्शन के मुताबिक वो यंग मैन सिर्फ 1 महीने में मरने वाला था। अब कहानी 2 साल पीछे जाती है, जब एमसी को अपनी बीमारी के बारे में पता चला था। डॉक्टर ने वायु छन से कहा कि वो शांत रहकर उस बात को सुनने की कोशिश करे जो वो उसे बताने वाले हैं। डॉक्टर पहले से जानते थे कि उस लड़के को किसी दूसरे सिटी हॉस्पिटल से उनके पास ट्रांसफ़र किया गया था और पेशेंट उससे पहले कई हॉस्पिटल बदल चुका था। डॉक्टर ने इस बात पर जोर दिया कि वायु छन की बीमारी का पता चल चुका है और ये बदलेगा नहीं। इसीलिए वे उसकी मदद के लिए सिर्फ स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स लिख सकते थे, जिनका उसे गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। इस तरह एमसी ने पूरे 2 साल इस बात को मानकर गुजार दिए थे कि वो आज नहीं तो कल मर ही जाएगा। उसकी कंडीशन वाकई बेहतर नहीं हो रही थी, इसलिए वो सारा समय बस घर पर बैठकर कंप्यूटर गेम्स खेलता रहता था। टाइम काउंटडाउन करने के लिए कैलेंडर हमेशा उसकी आंखों के सामने रहता था और उसका पूरा कमरा कचरे से भरा पड़ा था। अचानक यू चान को खांसी का एक और एक शॉक पड़ा। उसकी बॉडी दर्द से कांप उठी और वो सांस लेने के लिए तड़पने लगा। अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दर्द कम नहीं हो रहा था। उसके बाद उसने तुरंत अपने हैंड पर खून देखा। उस लड़के को महसूस हुआ कि वो धीरे धीरे अपनी लाइफ फोर्स खो रहा है, पर साथ ही वो समझता था कि इन सब पछतावों से कुछ नहीं बदलने वाला। तभी उसके फ़ोन पर एक नया नोटिफिकेशन आया जिसने उसका ध्यान उसकी सोच से भटका दिया। वो सिटी हॉस्पिटल का एक मैसेज था जिसमें यू चान से रूटीन चेकअप के लिए अपना अपॉइंटमेंट कंफर्म करने को कहा गया था। यूक सिंह ने डॉक्टर के मैसेजेस का कोई जवाब नहीं दिया और उसे दुख हुआ कि उसके पास इस बारे में बात करने के लिए कोई नहीं है।
अपनी याददाश्त खोने के बाद मेन कैरेक्टर का कोई नहीं बचा था और किसी ने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश तक नहीं की थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो लड़का अपनी अभी की हालत में कहीं जा भी नहीं सकता था। अपना फ़ोन टेबल पर रखते हुए यू चांग की नज़र तुरंत अपने सारे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स पर पड़ी। वहाँ चर्च के कुछ पर्चे भी थे जिनमें बीमार लोगों को अपनी बदकिस्मती को भगवान का एक टेस्ट मानकर स्वीकार करने के लिए कहा गया था। गुस्से में प्रोटैगनिस्ट ने उन बेकार पेपर्स को मरोड़ दिया और उन्हें हवा में फेंक दिया। अचानक उसने नोटिस किया कि उसके कंप्यूटर पर एक नया नोटिफिकेशन आया है और उस मोमेंट की टेंशन के बावजूद उसका ध्यान तुरंत स्क्रीन की तरफ शिफ्ट हो गया। इसी बीच कंप्यूटर गेम ने प्लेयर से पूछा कि क्या वो एक नया गेम शुरू करना चाहता है। युगोंग ने उस ऑफर को न ठुकराने का फैसला किया और सोचा कि इस बार वो किसका रोल प्ले करेगा। उसने तुरंत अपने कैरेक्टर को एडिट करना शुरू कर दिया। बड़ी सावधानी से उसकी अपीयरेंस और स्किल्स की डिटेल्स बदलीं ताकि उसे आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार कर सके। उसने मैजिक जीनियस और मिली जीनियस की कैरेक्टरिस्टिक्स चुनने का फैसला किया। उसके बाद सिस्टम ने वार्निंग दी कि अगर प्लेयर 2 या 2 से ज़्यादा जीनियस लेवल कैरेक्टरिस्टिक्स चुनता है तो उस पर बड़ी पाबंदियां लाद दी जाएंगी। गेम में भी उसे एक टर्मिनल इलनेस की लिमिटेशन दे दी गई, जैसे कि गेम ने युगोंग का मजाक उड़ाने का फैसला किया हो। वो लड़का इस दुखद कोइंसिडेंस पर कड़वाहट के साथ हंसा। उसे हो रही चीज़ों में दर्द और मजाक दोनों महसूस हो रहे थे, जैसे कि किस्मत उसे टीज कर रही हो। उसके बाद उसने कन्फर्म किया कि वो अपने बनाए हुए कैरेक्टर के साथ गेम शुरू करना चाहता है। अचानक युगोंग को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे उसे कहीं खींचा जा रहा हो। वो अपनी कुर्सी पर टिके रहने के लिए स्ट्रगल करने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी बॉडी किसी अनजान फोर्स के नीचे झुक रही है। फर्श पर गिरते ही मेन कैरेक्टर ने तुरंत सोचा कि उसका समय आ गया है। उस लड़के को लगा जैसे उसकी सारी हड्डियां सचमुच मरोड़ी जा रही हों, जिससे उसे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। अचानक सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि एक अनऑथराइज्ड कैरेक्टर नेम चेंज हुआ है, जिसके बाद सिंक्रोनाइजेशन शुरू हो गया। कुछ सेकंड बाद कैरेक्टर सेटअप कंप्लीट हो गया और युगोंग सचमुच गेम के अंदर पहुंच गया। वो एक अनजान बेड पर लेटा था। वो जोर जोर से सांसें ले रहा था, खुद को संभालने और ये समझने की कोशिश कर रहा था कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो कहाँ है। हमारा हीरो तुरंत बेड से कूदकर उस जगह को चेक करने लगा जहां वो पहुंचा था। उस यंग मैन के लिए ये समझना मुश्किल था कि उसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि ये फीलिंग्स बहुत अजीब थीं। उसे तुरंत एक अजीब सा डेजा वू महसूस हुआ, जैसे उसने ये सब पहले कहीं देखा हो। युगोंग ने कमरे के चारों ओर देखने का फैसला किया और अचानक उसे एक बहुत ही बुरी बात पता चली। मेन कैरेक्टर ने आखिर में आईने में देखने का सोचा और देखा कि वो अपनी खुद की बॉडी में नहीं है। उसे एहसास हुआ कि उसे इस गेम का सबसे बुरा कैरेक्टर मिला है। आईने के रिफ्लेक्शन में उसने नॉक्स वॉन राइनहॉफर की पर्पल आंखें देखीं, जो इस गेम का मेन विलन और फाइनल बॉस था। वो दुनिया की तीसरी सबसे फेमस फैमिली का वॉरिस भी था, जिसकी पावर डार्कनेस है। वो लड़का दुनिया की सबसे खतरनाक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन स्लीपर्स से सीधे तौर पर जुड़ा था और राइनहॉफर के 5 बच्चों में सबसे छोटा था। ये फैमिली मुख्य रूप से इसलिए जानी जाती है क्योंकि इन्होंने जनरेशन दर जनरेशन टैलेंटेड स्वॉर्ड्समैन और पावरफुल मैजिशियन दिए हैं। और इस जीनियस फैमिली में नॉक्स हमेशा से एक बेकार बच्चा माना जाता था। टैलेंट की कमी के कारण उस यंग मैन को दुनिया से नफरत होने लगी और इसका अंत डेविल के साथ एक गलत डील के साथ हुआ। मेन कैरेक्टर ने शॉक में खुद को आईने में देखा और अपनी नई बॉडी को टच किया, ये रियलाइज करते हुए कि ये सच में हो चुका है। उसी समय उसके पीछे एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया और ब्राइट स्क्रीन ने तुरंत उसका ध्यान खींच लिया। नॉक्स वॉन राइनहॉफर के बारे में मेन इन्फॉर्मेशन, उसके बोनसेस और लिमिटेशंस उसके सामने दिख रहे थे। मेन कैरेक्टर ने तुरंत स्टैटिस्टिक्स विंडो की तरफ देखा, जिसमें उसकी सारी खूबियां लिखी थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पास सिर्फ 2 पॉइंट एंड्योरेंस है, जो कि बहुत ही कम था। उसकी लिमिटेशंस में टर्मिनल इलनेस, कमजोरी, ठंड से दिक्कत, बीमारियों का खतरा और जुनून शामिल थे। उस कैरेक्टर के पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल बचा था, जिसमें सब कुछ और भी मुश्किल बना दिया था। ये सब इसलिए था क्योंकि वायुचुन उसे जितना हो सके अपने जैसा बनाना चाहता था। वो चाहता था कि नॉक्स राइनहॉफर भी बुरी तरह बीमार हो और जिसके पास कोई उम्मीद न हो। पर जाहिर है, मेन कैरेक्टर ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे खुद इस कैरेक्टर बनकर जीना पड़ेगा। उसी समय यूचुन को एक मैसेज मिला, पर उसे अंदाजा नहीं था कि वो किसने भेजा है। सिस्टम ने उस लड़के को ग्रीट किया और कहा कि अब से उसे शायद नॉक्स राइनहॉफर कहकर पुकारा जाना चाहिए। मेन कैरेक्टर तुरंत अलर्ट हो गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि गेम को उसका असली नाम कैसे पता हो सकता है। उसे तुरंत याद आया कि वायुचुन नाम उसे उसके पेरेंट्स ने दिया था, जो तब से बिना किसी सुराग के गायब हो गए थे। उसके बाद उस यंग मैन को रियलाइज्ड हुआ कि वो शायद जानबूझकर इस दुनिया में लाया गया है। इसके अलावा जो कोई भी इसके पीछे था, वो हमारे हीरो के पास्ट के बारे में जानता था, जो उसकी याददाश्त से पूरी तरह मिट चुका था। आखिर में सिस्टम ने मेन कैरेक्टर का वेलकम किया और उसे घर वापस लौटने पर कंग्रेचुलेट किया। अब मेन कैरेक्टर ने बस ये एक्सेप्ट कर लिया कि वो एक पूरी तरह से अलग वर्ल्ड में आ गया है।
ये रियल लाइफ से बहुत अलग था, टेरेबल और वंडरफुल दोनों एक ही समय पर। अब ये वर्ल्ड नॉक्स रेनोवा के लिए एक नई रियलिटी बन जाएगा, और उसका यहाँ हर एक्शन एक ऐसे फ्यूचर को डिसाइड करेगा जो अनसर्टेनिटी और ट्रायल से भरा होगा। बदले में वो जो सिस्टम नोटिफिकेशंस के जरिए उससे कम्युनिकेट कर रहा था, उसने कहा कि वो अभी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन साथ ही उसे यकीन था कि वो मेन कैरेक्टर के लिए यूजफुल हो सकता है। फिलहाल उसने उस गाय को एल्डन एकेडमी में एनरोल करने की सलाह दी, ताकि वो वहाँ अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सके और ओरिजिनल स्टोरी लाइन के करीब पहुंच सके। आखिरकार लेटर वाली विंडो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगी, जिससे हमारा हीरो गुस्सा हो गया क्योंकि उसे बहुत कम इन्फॉर्मेशन दी गई थी। एक सेकंड के लिए उस गाय ने रुकने और अपने सभी थॉट्स को ऑर्डर में रखने का फैसला किया। वो अच्छी तरह समझ गया था कि अब उसका रीबर्थ गेम के फाइनल बॉस के रूप में हुआ है, जो कि एक प्रोफेटिक ड्रीम था। हमारा हीरो पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था कि क्या उसे स्टोरी के प्लॉट को फॉलो करना चाहिए, जिसका मतलब कैरेक्टर की इनएविटेबल डेथ था। उस यंग मैन ने उस स्ट्रेंजर के शब्दों को याद किया कि उसकी रियलिटी अब नॉक्स रेनहोवर से जुड़ी हुई है। वो इस बात से अग्री था कि उसके पास अपनी खोई हुई मेमोरीज को वापस पाने के मौके को मना करने का कोई रीज़न नहीं था। इसी वजह से मेन कैरेक्टर इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि वो प्लॉट को फॉलो करने के लिए तैयार है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि तब शायद उसकी मेमोरी और ये अंडरस्टैंडिंग वापस आ जाए कि वो यहाँ क्यों है। नॉक्स रेनहोवर को उम्मीद थी कि तब शायद वो इस वर्ल्ड में सर्वाइव भी कर पाए। अब उस गाय ने वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट बनने का प्लान बनाया, जो अपने रास्ते में किसी को भी नहीं बख्शेगा। हमारे हीरो को लगा कि ये लाइफ उसकी पास्ट लाइफ से ज़्यादा अलग नहीं थी। अपनी मेमोरीज खोने से 2 साल पहले यू चैंग को एक जानलेवा बीमारी थी, और उसकी लाइफ का हर मोमेंट उसकी होने वाली मौत की अवेयरनेस से भरा रहता था। मेन कैरेक्टर ने अपनी पूरी कॉन्शियस लाइफ मौत के कांस्टेंट फियर में बिताई थी। अगर कुछ बदला था तो वो सिर्फ वर्ल्ड की इनिशियल सेटिंग्स थीं, लेकिन वो गाय इस रियलिटी को अच्छी तरह से जानता था। फिलहाल हमारे हीरो ने यह पता लगाने का फैसला किया कि आज कौन सा दिन है, और सिस्टम ने दिखाया कि ये 4 फरवरी 1812 था, इसलिए उसके पास एकेडमी में एनरोल करने के लिए सिर्फ 1 साल बचा था। नॉक्स राइनहोफर इस न्यूज़ से खास खुश नहीं था, क्योंकि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा था। किसी भी केस में वो गेम के अपने 28th प्ले थ्रू को स्टार्ट करने के लिए तैयार था। मेन कैरेक्टर ने अब और इंतज़ार नहीं किया और अपने रूम से बाहर निकलने का फैसला किया। प्रॉब्लम ये थी कि वो इतना वीक था कि उसे तुरंत अपने आर्म में दर्द महसूस हुआ। सिस्टम ने वार्निंग दी कि वीकनेस रिस्ट्रिक्शन एक्टिवेट हो गया है, इसलिए फुल रिकवरी के लिए रेस्ट ज़रूरी है। हमारा हीरो समझ नहीं पा रहा था कि इस शरीर के साथ क्या गलत है और ये इतना नाजुक क्यों है। वो अपने रूम से बाहर निकलने में कामयाब रहा, लेकिन हॉल में वो तुरंत एक मेड से टकरा गया। वो लड़की डिशेस का पहाड़ ले जा रही थी, जो एक शोर के साथ गिर गईं और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गईं। वो मेड भी फ्लोर पर गिर गई और समझ नहीं पाई कि अभी क्या हुआ था। बाकी सर्वेंट्स डर के मारे देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने यंग मास्टर को चोट पहुंचाई थी। नॉक्स राइनहोफर ने बदले में अपना हाथ पकड़ रखा था, जिसमें अभी भी दर्द हो रहा था। थोड़ी देर बाद वो शांत हुआ और उसने तुरंत उस लड़की को पहचान लिया जिसका नाम रोना था, जिसके ब्राउन बाल और एम्बर रिम्स वाली हेजल आंखें थीं। वो तुरंत चिल्लाने लगी कि जो हुआ उसके लिए वो बहुत सॉरी है, और उसने उससे भीख मांगी कि उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत के लिए माफ़ कर दे। मेन कैरेक्टर को याद आया कि वो सिर्फ एक माइनर कैरेक्टर थी, और उसके बारे में सिर्फ यही कहा जा सकता था कि वो लगातार नॉक्स की पीठ पीछे बुराई करती रहती थी। हालांकि ये यकीन करना मुश्किल था कि ये मासूम चेहरा बिना रुके गालियां दे सकता है। अपने चेहरे पर एक ज़बरदस्ती वाली स्माइल के साथ नॉक्स राइनहोफर ने उसे पहली बार माफ़ करने का फैसला किया, लेकिन उसने उसे सज़ा की धमकी भी दी अगर ऐसी सिचुएशन दोबारा हुई। आंसुओं के साथ लड़की ने जवाब दिया कि वो समझ गई है और ऐसा दोबारा नहीं करेगी। उस मोमेंट पर मेन कैरेक्टर ने नोटिस किया कि बाकी सर्वेंट्स भी अजीब तरह से शांत हो गए थे। वो सभी बहुत डरे हुए लग रहे थे, और तब उस गाय को उनके डर की वजह याद आई। इस वर्ल्ड में हर कोई नॉक्स राइनहोफर को एक असली जालिम मानता था, लेकिन हमारा हीरो नहीं जानता था कि इस कैरेक्टर ने ऐसा क्या किया था। कैरेक्टर के हिसाब से वो कैरेक्टर एक असली टायरेंट था। बदले में वो सर्वेंट जो आखिरकार होश में आई थी, उसने पूछने का फैसला किया कि यंग मास्टर इतनी सुबह कहाँ जा रहे हैं, और उसने जवाब दिया कि वो ट्रेनिंग ग्राउंड जा रहे हैं। उसके सभी नौकर इस न्यूज़ से हैरान थे, क्योंकि नॉक्स राइनहोफर ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। उस यंग मैन ने यह भी कहा कि रोना को मदद के लिए उसके साथ चलना चाहिए। वो लड़की फिर से बहुत डर गई, क्योंकि उसे लगा कि उसका मास्टर उस पर अपनी लड़ाई की प्रैक्टिस करने जा रहा है। नॉक्स राइनहोफर अपनी असिस्टेंट के साथ पूरी शांति में चला, लेकिन माहौल में काफ़ी टेंशन थी। वो सर्वेंट भी इस शांति को तोड़ नहीं पाई, इसलिए वो बस यंग मास्टर को देखती रही। मेन कैरेक्टर खुद सिर्फ यही सोच रहा था कि उसे सबसे पहले अपने सर्वाइवल का ख्याल रखना होगा। अब मौत के करीब पहुंचने के एक्सपीरियंस के बाद हर चीज़ के लिए उसका नज़रिया बदल गया था। वो गाय अच्छी तरह समझ गया था कि वो बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता, और उसका हर इंस्टिंक्ट उसे लाइफ की ओर खींच रहा था,
जिससे वो इस मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने पर मजबूर हो रहा था। अगर वो जीना चाहता था तो उसे नई सिचुएशन में जितनी जल्दी हो सके ढलना होगा। मेन कैरेक्टर को शक था कि कम से कम कोई तो रास्ता होना ही चाहिए, और तमाम रुकावटों के बावजूद वो सुराग ढूंढ रहा था, इस उम्मीद में कि इस वर्ल्ड में अभी भी बचने का एक चांस है। उसने ये बात जोर से बोली, इसलिए रोना समझ नहीं पाई कि वो किस बारे में बात कर रहा है। एक प्लेयर के रूप में जिसने इस गेम को 27 बार कंप्लीट किया था, वो इसकी सभी छोटी बड़ी चीज़ों से अच्छी तरह वाकिफ था। उस यंग मैन ने कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए स्टेटस विंडो खोलने का फैसला किया। वो पहले से ही जानता था कि ये यूनिवर्स एक सिंगल एम्पायर के अंदर एंजल्स और डीमंस के बीच की लड़ाई के आसपास बना है। प्रोफेटिक ड्रीम का मेन फीचर ये है कि ये पूरी तरह कस्टमाइजेशन देता है, जिससे हर प्लेयर अपना खुद का स्टाइल चुन सकता है। एग्जाम्पल के लिए, आप क्राफ्ट्समैन या मास्टर जैसी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स चुन सकते हैं। केवल जीनियस कैरेक्टरिस्टिक को ही सिर्फ एक बार चुना जा सकता है। ये समझने वाली बात है, क्योंकि जीनियस हर चीज़ को काफ़ी ईजी बना देगा, और ये सही नहीं है। प्रॉब्लम अब ये थी कि मेन कैरेक्टर ने खुद को एक साथ 2 जीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी थीं। इसीलिए सिस्टम ने उसे ये मौका तो दिया, लेकिन साथ ही एक जानलेवा बीमारी जैसी बड़ी बंदिशें भी दे दीं। क्लोज कॉम्बैट का जीनियस उसे वेपन स्किल्स देता है, जिससे वो मार्शल आर्ट्स की ऊंचाइयों को छू सकता है। मैजिक का जीनियस स्पेल को बहुत असरदार तरीके से चलाने की ताकत देता है। लेकिन इन सब के अलावा हमारे हीरो के पास कई और यूज़फुल चीज़ें छिपी हुई हैं, जो मुश्किल वक्त में बहुत बड़ा रोल निभा सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए अवतार का स्पेशल विजन, जिससे आप दूसरे कैरेक्टर्स की खूबियां देख सकते हैं। और जाहिर है मास्टर ऑफ एक्टिंग, जो उसे किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद करता है, जो उसके नए गेम में काम आएगा। स्ट्रॉन्ग माइंड भी ज़रूरी है, जो प्लेयर को मॉन्स्टर्स के साथ लड़ाई में शांत रहने में मदद करता है। अब हमें उन कमियों के बारे में बात करनी चाहिए जो इन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आई थीं। उनमें जानलेवा बीमारी, वीकनेस, हाथ पैर ठंडे पड़ना और बीमारी के प्रति कमजोरी शामिल थी। इस तरह नॉक्स रेनहोवर सचमुच एक चलती फिरती बीमारियों की किताब था। हाथ पैर ठंडे होने की वजह से वो ठंडी जगहों पर नहीं जा सकता जब तक कि उसके पास गर्म रहने की टेक्निक ना हो। बदले में वीकनेस की वजह से वो बार बार ज़मीन पर गिर जाता था। मेन कैरेक्टर बहुत दुखी था कि चीज़ें इस तरह से हो गईं, लेकिन अब वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था, और उसे प्रॉब्लम्स को वैसे ही सॉल्व करना होगा जैसे वो सामने आएंगी। रोना ने नोटिस किया कि वो लगभग ट्रेनिंग ग्राउंड तक पहुंच चुके हैं, और उसे हैरानी हुई कि क्या वो सच में प्रैक्टिस के लिए सीरियस था। अंत में उसे एहसास हुआ कि हमारा हीरो काफ़ी सीरियस था। नॉक्स राइनहोफर का रुकने का कोई इरादा नहीं था, और वो पहली प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए तैयार था। वो वीकनेस से छुटकारा पाना चाहता था, जिसने उसकी ताकत को आधा कर दिया था और उसे बुराइयों के प्रति और भी कमज़ोर बना दिया था। सच कहूँ तो मेन कैरेक्टर ने अंदाज़ा लगाया था कि उसने बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा मांग लिया था। एक हल्की वुडन सॉर्ड के साथ भी उस गाय के लिए सिंपल एक्सरसाइजेस करना मुश्किल था। उसे एहसास हुआ कि पूरी सिचुएशन बहुत ख़राब थी, और गुस्सा और निराशा उस पर हावी हो गए। पहले तो उस यंग मैन को अभी भी उम्मीद थी कि चीज़ें शायद इतनी बुरी ना हों। ज़मीन पर गिरते हुए मेन कैरेक्टर को एहसास हुआ कि जाहिर है सब कुछ इतना बुरा हो सकता है। अब वो पूरी तरह थक चुका था, और उसे लगा कि वो अपनी तलवार को 10 बार से ज़्यादा नहीं चला पाएगा। वो सोच भी नहीं सकता था कि वीकनेस चीज़ों को इतना मुश्किल बना देगी, जबकि गेम में चुनने के लिए इतने सारे वेपन्स थे। लेकिन राइनहोवर क्लैन की खासियत की वजह से सब कुछ थोड़ा और मुश्किल था, क्योंकि वो सभी परफेक्ट स्वॉर्ड्समैन थे। जब राइनहोवर क्लैन की बात आती है तो उनकी खूबियां गिनाना मुश्किल है, लेकिन वो लॉर्ड्स ऑफ द डार्क ब्लेड के नाम से मशहूर हैं। उन्हें ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी तलवारबाजी अंधेरे की ताकत से और भी मजबूत है, और इस स्टाइल को महान कमांडर ने शुरू किया था जिन्होंने अपने वंशजों को ये तलवार दी थी। ये पीढ़ी दर पीढ़ी तलवारबाजों को मिलती आई है, और आज भी ये एक खानदानी निशानी बनी हुई है। मेन कैरेक्टर समझ गया था कि फिलहाल वो इस तलवार को नहीं देख पाएगा, ये सच था। लेकिन खानदान का हिस्सा होने के और भी फायदे थे। सबसे पहली चीज़ पैसा था, जो उसके काम आ सकता था। इस वर्ल्ड में राइनहोफर फैमिली सबसे ऊपर है, जिसका मतलब है कि वो बहुत अमीर हैं। इसलिए उसके जैसा एक बेवकूफ़ बेटा भी बिना काम किए आराम से रह सकता था। ये साफ था कि नॉक्स के पिता थियो को इस बात की परवाह भी नहीं थी कि उनका बेटा अपना पैसा कहाँ खर्च करता है। हालांकि नॉक्स ऐसा नहीं है जो पैसा बेकार में उड़ा दे, क्योंकि उसे हमेशा से नाम कमाने की भूख रही है। वो जैसा भी है, इतने बड़े पैसे का कोई ना कोई इस्तेमाल तो है ही। बस अब हमारा हीरो ऐसी चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच पा रहा था, क्योंकि उसे अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए ही बहुत मेहनत करनी थी। किस्मत से उसके पास कम से कम रोना थी जो उसके छोटे मोटे काम कर सके, क्योंकि वो खुद ज़्यादा दूर नहीं जा सकता था। कुछ ही मिनट्स पहले वो लड़की वो सारा सामान लेकर आई जो जेंटलमैन ने मांगा था। एमसी को ट्रेनिंग के लिए एक वुडन सॉर्ड, पानी और एक टॉवल की ज़रूरत थी। सच तो ये है कि मेड काफ़ी सरप्राइज थी
और समझ नहीं पा रही थी कि क्या नॉक्स राइनहोफर सच में ट्रेनिंग करने वाला है। यंग मैन ने नोटिस किया कि आसपास कोई और नहीं है, तो उसने लड़की को अपने पास बुलाया। सर्वेंट बहुत डर गई क्योंकि उसे लगा कि यंग मास्टर उसे पीटने वाले हैं और वो रहम की भीख मांगने लगी। एमसी इस अजीब रिएक्शन और लड़की की फिजूल बातों से थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने प्यार से उसका कान पकड़ा और कहा कि उसकी इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुने। नॉक्स राइनहोफर ने अपनी रिक्वेस्ट उसके कान में धीरे से कही। उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। लड़की ये सुनकर हैरान रह गई कि हमारा एमसी इतने सारे पैसे खर्च करने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल पॉइंटलेस लग रहा था। गाय ने मीट से कहा कि बस चुप रहे और अपना काम करे, और वो रोते हुए रिक्वेस्ट करने लगी कि वो उस पर चिल्लाए ना। फाइनली राना यंग मास्टर की रिक्वेस्ट पूरी करने चली गई और इस बात को मान लिया कि वो ज़रा भी नहीं बदला है। एक्चुअली हमारे एमसी को नहीं पता था कि राना कितनी फास्ट है, पर उसे उम्मीद थी कि वो कल तक काम खत्म कर देगी। फिलहाल नॉक्स राइनहोफर ने ट्रेनिंग के बाद थोड़ा रेस्ट करने और पानी पीने का सोचा ताकि थोड़ी रिकवरी हो सके। वो इस बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था कि उसे अपनी वीकनेस और 2 पॉइंट्स की एंड्योरेंस का कुछ तो करना ही होगा। पर उसी वक्त यंग मैन ने अपने पीछे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी और तुरंत टेंस हो गया। उसे फौरन रियलाइज हुआ कि उसके सामने उनकी फैमिली का बटलर रूडवेल्ड एलनाक खड़ा है। अनफॉर्चुनेटली इस आदमी से ढंग से पेश आना जरूरी था, क्योंकि मैंशन का बजट वही संभालता था। वो उसके फादर थियो वन राइनहोफर, जो हेड ऑफ द फैमिली हैं, उन्हें एडवाइस भी देता है। इस वजह से ये आदमी उसके बिजनेस में एक बड़ा ऑब्स्टिकल बन सकता था। वैसे तो रूडवेल्ड एलनाक अक्सर यंग मैन को इग्नोर ही करता है, बाकी सबकी तरह। इसलिए ये अजीब था कि उसने बात करने का सोचा। इस सिचुएशन से निकलने के लिए एमसी को अपनी बातों का इस्तेमाल करना पड़ा। उसने अपनी एक्टिंग स्किल एक्टिवेट की और पूछा कि क्या हेड ऑफ द फैमिली ने अपना काम खत्म कर लिया है। असिस्टेंट ने जवाब दिया कि वो वही कर रहे हैं, पर उसने ये भी बताया कि उसके पास यंग जेंटलमैन के लिए एक मैसेज है। आदमी ने कहा कि एक फैमिली डिनर प्लान्ड है, तो एमसी को अपना स्केड्यूल क्लियर रखना होगा। यंग मैन बहुत नर्वस था, क्योंकि वो अपनी फैमिली को मुश्किल से जानता था और अब उसे फैमिली डिनर में जाना था। उसने सोचा कि उसे वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसे लगा कि वो इसे हैंडल नहीं कर पाएगा। रूडवेल्ड एलनाक ने ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट किया था, पर उसे ये नहीं पता था कि हिज हाइनेस को अपने बेटे की ज़रूरत क्यों है। उसने बताया कि एक इम्पॉर्टेंट गेस्ट आई है, स्टील फैमिली की एक लेडी, जो लोकल नाइट्स के साथ ट्रेन करने वाली है। इस वजह से एमसी के फादर बहुत नाराज होंगे अगर सब उनसे मिलने नहीं आए। लड़के ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि वो जानता था कि ये सच है। रूडवेल्ड एलनाक को यंग जेंटलमैन का रिएक्शन थोड़ा अजीब लगा। उसने पॉइंट आउट किया कि नॉक्स राइनहोफर आज काफ़ी स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है, और एमसी ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों कहा। असिस्टेंट ने एक्सप्लेन किया कि यंग मैन ने पहले कभी सॉर्ड को हाथ नहीं लगाया था, पर अब वो खुद से ट्रेनिंग करने आया है, इसलिए वो जानना चाहता था कि वो अचानक इतना एक्टिव कैसे हो गया। एमसी समझ गया कि उसे कुछ बातें क्लियर करनी होंगी, क्योंकि ये सब सस्पिशियस लग रहा था। एक फर्म आवाज़ में यंग मैन ने जोर देकर कहा कि एक सिंपल बटलर को मास्टर के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए जब तक मास्टर खुद ना चाहे। उसने कहा कि उसके रीजंस जो भी हों, उनका सर्वेंट से कोई लेना देना नहीं है। रूडवेल्ड एलनाक अच्छे से जानता था कि वो नॉक्स राइनहोफर के खिलाफ नहीं जा सकता, इसलिए उसने धमकी का कोई जवाब नहीं दिया। फाइनली बूढ़े आदमी ने झुककर अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। बदले में एमसी ने कुछ नहीं कहा और पलट कर चला गया। बटलर उसे जाते हुए देखता रहा और सोचने लगा कि यंग मास्टर सच में बदल गया है, और ये रिपोर्ट उसे हेड ऑफ द फैमिली को देनी चाहिए। जब नॉक्स राइनहोफर वहां से निकल गया तो उसने चैन की सांस ली, क्योंकि वो पूरा वक्त काफ़ी स्ट्रेस में था। हमारे एमसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि वो इतनी जल्दी स्टोरी में खींचा जाएगा। उसने सोचा कि क्या होगा अगर ऑब्सेशन अभी एक्टिवेट हो जाए और बटलर उस पर नज़र रखने लगे। फिलहाल यंग मैन ने इस बारे में ना सोचने का फैसला किया, क्योंकि उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैंडल करनी थी। उसने लेन फैमिली की उस यंग लेडी के बारे में सोचा जिसके बारे में रूडवेल्ड ने बताया था। इस बीच सब डिनर के लिए जमा हो गए थे और कोई इस बात पर हंस रहा था कि एमसी ने आने की हिम्मत दिखाई। एमसी ने अपने रिलेटिव्स के तानों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और शांति से बैठा रहा। वो उसके ब्रदर्स हार्ट्स और एलन थे, जिन्हें लगता था कि यंग मैन को थोड़ा खुश रहना चाहिए, क्योंकि उसका गुस्सा घर का खाना खराब कर रहा है। ट्विंस हैरान थे कि नॉक्स ने अचानक उन्हें अपनी प्रेजेंस से ऑनर किया, और उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वो इस बात पर भी हंसे कि उनके भाई ने पहली बार मेड्स को अपनी आंखों में देखने दिया। एमसी को चिढ़ हो रही थी कि ये लोग इतने बेकार हैं, जबकि उसने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा था। उसी मोमेंट पर सारी मेड्स ने बॉव किया, क्योंकि हॉल में कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन एंटर हुआ था। वो बूढ़े थियो वन राइनहोफर थे, इस नोबल फैमिली के वाइज और रिस्पेक्टेड हेड। एमसी तुरंत अलर्ट हो गया, क्योंकि उसने देखा कि उसके फादर अकेले नहीं आए हैं। उनके साथ एक इंपॉर्टेंट गेस्ट थी जिसने सबको ग्रीट किया।
लड़की ने अपना इंट्रो डालिया वॉन स्टाइलिन के नाम से दिया और कहा कि सबसे मिलकर खुशी हुई। हेड ऑफ द फैमिली ने बताया कि यंग लेडी यहाँ नाइटहुड की आर्ट सीखने आई है और कुछ वक्त यहाँ रुकेगी। हार्ट्स और एलन तुरंत इंटरेस्टेड हो गए ये सुनकर कि ये ब्यूटी यहाँ सिखाएगी। बदले में थियो फॉन राइनहोफर ने उम्मीद की कि सब उसके साथ तमीज़ से पेश आएंगे। एमसी को तुरंत याद आया कि डालिया प्रोफेटिक ड्रीम की प्रोटैगनिस्ट्स में से एक थी, पर यह उसकी अकेली खूबी नहीं थी, क्योंकि ये लड़की फ्यूचर विलन की सबसे बड़ी दुश्मन भी थी और वही सबसे पहले उस पर सॉर्ड चलाने वाली थी। फादर ने नोटिस किया कि नॉक्स ने भी, जिसे ऐसे इवेंट्स पसंद नहीं हैं, मीटिंग में आकर रौनक बढ़ा दी है। एमसी लड़की की तरफ देख नहीं पा रहा था क्योंकि वो जानता था कि उनकी मुलाकात का अंजाम क्या होगा। दूसरी तरफ डालिया वॉन स्टाइलन को समझ नहीं आ रहा था कि यंग मैन का रिएक्शन उसके लिए इतना अजीब क्यों है। इस बीच हेड ऑफ द फैमिली ने सबको खाना शुरू करने की परमिशन दे दी। जब नॉक्स अपना खाना एंजॉय कर रहा था, उसने नोटिस किया कि उसके ब्रदर्स उसे सस्पिशियस नज़रों से देख रहे हैं। अगले ही मोमेंट हार्ट्स और एलन ने फादर से एक इम्पॉर्टेंट मैटर पर बात की। उन्होंने पूछा कि उनमें से अगला अकेडमी कौन जाएगा, जिसने हमारे एमसी का इंटरेस्ट जगा दिया। थियो फॉन राइनहोफर ने इस सवाल पर सोचा, क्योंकि ये वाकई एक बड़ा डिसीजन था। एमसी पहले से जानता था कि एल्डन एकेडमी प्रोफेटिक ड्रीम की सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशंस में से एक है। वहाँ स्टूडेंट्स ने डीमंस के साथ जंग लड़ी थी और गेम का मेन प्लॉट वहीं डेवलप हुआ था। एमसी ने रियलाइज़ किया कि उसे वहाँ जाना ही होगा अगर वो आगे बढ़ना चाहता है। स्टोरी के हिसाब से नॉक्स को अपने आसपास बहुत सारे एलाइज जमा करने थे। फाइनली हेड ऑफ द फैमिली ने अपना डिसीजन अनाउंस किया। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एल्डीन एकेडमी हर फैमिली से सिर्फ 3 एप्लीकेशंस ही लेगी ताकि एरिस्टोक्रेसी की पावर ज़्यादा ना बढ़े। राइनहोफर्स ने पहले ही अपने 2 बड़े बेटे भेज दिए हैं, तो अब सिर्फ एक टिकट बचा था। नॉक्स ने सोचा कि उसे अपने ब्रदर्स को पीछे छोड़ना होगा, जो कि बहुत मुश्किल होने वाला था। इस बीच उसके फादर ने कहा कि वो अपनी फैमिली की पुरानी ट्रेडिशन फॉलो करेंगे। हमारा एमसी इस स्टेज से पहले भी गुजर चुका था, तो वो समझ गया कि भाइयों के बीच लड़ाई की बात हो रही है। थियो फॉन राइनहोफर ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनका सबसे छोटा बेटा पहले बोलेगा। एंड में उसने नॉक्स की बात कंफर्म की और अनाउंस किया कि टूर्नामेंट 1 महीने बाद होगा। हार्ट्स और एलन ने अपने भाई को चुप रहने की सलाह दी ताकि उसकी बेइज्जती ना हो, क्योंकि उन्हें लगा कि वो कमज़ोर लड़का उनका सामना नहीं कर पाएगा। वो हंसने लगे कि नॉक्स को शायद सॉर्ड पकड़ना भी नहीं आता, पर उसने ऐसे शब्द बर्दाश्त करने से मना कर दिया। एमसी ने क्लियर कह दिया कि उन्हें तब पता चलेगा जब वो उसके जूते चाट रहे होंगे और रहम की भीख मांगेंगे। भाइयों को लगा कि नॉक्स का डर बिल्कुल खत्म हो गया है जो वो ऐसी बातें कर रहा है। नॉक्स जानता था कि एकेडमी के रास्ते में ये एक बड़ा टेस्ट है, पर वो चुपचाप मजाक नहीं सुनने वाला था। उसे यकीन था कि आखिरी स्पॉट सबसे डिजर्विंग यानी उसे ही मिलेगा। थियो वॉन राइनहोफर ये सब हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने नोटिस किया कि उनके छोटे बेटे का बिहेवियर काफ़ी बदल गया है। ब्रदर्स इतने दंग थे कि उन्हें समझ नहीं आया क्या जवाब दें। तब डालिया वॉन स्टाइलन, जो ये सब एंजॉय कर रही थी, बीच में बोली। स्माइल के साथ उसने कहा कि यंग जेंटलमैन वाकई बहुत कॉन्फिडेंट है। बाहर से एमसी ने कुछ शो नहीं किया, पर अंदर वो पैनिक कर रहा था क्योंकि उसने फालतू की अटेंशन ले ली थी। डिनर के बाद थियो फॉन राइनहोफर ने असिस्टेंट से रिपोर्ट ली और नोट किया कि उसके बेटे में काफ़ी बदलाव आया है। रुडवेल्ड एलनार्क ने झुककर इस बात को कंफर्म किया। फादर ने कहा कि अगर वो खुद अपनी आंखों से ना देखते तो बटलर की रिपोर्ट पर यकीन नहीं करते, और अब वो सोच रहे थे कि नॉक्स को किस चीज़ ने बदला है। उन्हें डर था कि कहीं ये डिमोनिक पोजेशन का मामला तो नहीं। जो भी हो, अब छोटे बेटे ने हेड ऑफ द फैमिली का ध्यान खींच लिया था, इसलिए थियो ने रिगवेल्ड को एमसी पर नज़र रखने को कहा। मेड्स ने नोटिस किया कि यंग मास्टर फिर से बिना थके ट्रेनिंग कर रहे हैं। रूमर्स उड़ने लगी थी कि नॉक्स का मुकाबला होने वाला है, पर असली वजह किसी को नहीं पता थी। असल में मेन कैरेक्टर सारी बातें परफेक्टली सुन सकता था, भले ही मेड्स दूर थी। हालांकि उसने ये खास बात अपने कैरेक्टर में इंक्लूड नहीं की थी। उसी वक्त सिस्टम ने उसे इन्फॉर्म किया कि उसकी एंड्योरेंस आखिरकार 0.1 पॉइंट्स बढ़ गई है। नॉक्स समझ गया कि इस एस्टेट में कोई भी उसकी ट्रेनिंग की वजह नहीं समझेगा, क्योंकि ये सब उसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में था। वो क्लोज कॉम्बैट जीनियस स्किल सिर्फ तभी यूज़ कर सकता था जब उसकी स्टैमिना कम से कम 4 हो। अगर वो लड़का खुद वीक नहीं होता तो वो जीनियस बहुत पहले ही यूज़ कर लेता, पर वो इम्पॉसिबल था। फिलहाल मेन कैरेक्टर बस इंजीनियसली वीक था, जो उसका मेन ड्रॉबैक था। वो सिर्फ होप कर सकता था कि 1 महीने में 1.9 एंड्योरेंस पॉइंट्स गेन कर सके। अफसोस, वीकनेस लिमिटेशन की वजह से उसकी स्टैट ग्रोथ लगभग आधी हो गई थी। इतनी इंटेंस ट्रेनिंग के बाद भी हमारे एमसी ने अपनी एंड्योरेंस सिर्फ 1/10 पॉइंट बढ़ाई, पर हमें उस टर्मिनल इलनेस को नहीं भूलना चाहिए जो इस ग्रोथ को भी अफेक्ट करती है। मेन कैरेक्टर ने खुद को समझा लिया कि उसे एवरेज पर्सन से 4 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
उसी मोमेंट पर एक सर्वेंट उसके पास आई और उसके थॉट्स ब्रेक कर दिए। वो रोना थी जिसने यंग मास्टर को इन्फॉर्म किया कि वो सब कुछ ले आई है जो उसने कल रिक्वेस्ट किया था। नॉक्स ने तुरंत नोटिस किया कि वो जितना पहले सोच रहा था उससे ज़्यादा अलर्ट थी। ट्रे पर 3 हेडेड गॉर्गन का पॉइजन, फेरीज मेमोरीज के टीयर्स, गोलम का कोर और एंड्योरेंस बढ़ाने का स्क्रोल था जो हमारे एमसी की हेल्प कर सकता था। वो लड़का इस गेम को अंदर तक खेल चुका था, इसलिए उसे याद था कि सब कुछ कैसे काम करता है और वो बिल्ट इन शीट्स यूज़ करने वाला था। रोना ने बदले में पूछा कि ये सब किस लिए है, क्योंकि यहाँ बहुत डेंजरस पॉइजन्स हैं जो काफ़ी महंगे आते हैं। उसे लगा कि सिर्फ स्क्रोल ही यहाँ काम का है, पर नॉक्स अपने एक्शंस को लेकर कॉन्फिडेंट था और समझाया कि वो बस कुछ समझ नहीं रही है। फिर सर्वेंट ने उसे समझाने को कहा कि ये कैसे हेल्प करेगा। मेन कैरेक्टर ने कुछ समझाया नहीं और बस पॉइजन की पूरी बॉटल एक बार में पी गया। रोना सीरियसली डर गई क्योंकि ये यंग मास्टर के लिए बहुत डेंजरस था। वो लड़का तुरंत फील किया कि ये पॉइजन डेडली है, पर उससे वो डरा नहीं। नॉक्स ने फील किया कि सिचुएशन हर सेकंड खराब हो रही थी जैसे जैसे पॉइजन उसकी बॉडी में फैल रहा था। सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि उसके बाद मेन कैरेक्टर का हेल्थ इंडिकेटर हाफ पॉइंट बढ़ गया, पर मौत का काउंटडाउन भी शुरू हो गया। सर्वेंट तुरंत बटलर को बुलाना चाहती थी ताकि मेन कैरेक्टर की हेल्प हो सके, पर वो चिल्लाया कि वो जहां है वहीं रहे। मेन कैरेक्टर ने बिना देरी किए जल्दी से गोलम कोर पकड़ा, जिसका स्वाद मिट्टी जैसा था। लड़की और ज़्यादा डर गई क्योंकि वो जानती थी कि ये कोर खाना नहीं चाहिए, पर नॉक्स को रोका नहीं जा सकता था। इस बीच सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि प्लेयर सीक्रेट फॉर्मूला एक्टिवेट करने में कामयाब रहा, क्योंकि 3 हेडेड गॉर्गन के वेनम ने गोलम कोर के साथ रिएक्ट किया था। एक नॉर्मल गोलम कोर पेट्रिफिकेशन कारण बनता है और स्टोन स्किन बनाने और गोलम्स को समन करने की रेसिपी में भी यूज होता है, पर बहुत कम लोग कोर के 3 हेडेड गॉर्गन के वेनम के साथ कॉम्बिनेशन के बारे में जानते हैं, जो वीकनेस रिस्ट्रिक्शन को न्यूट्रलाइज कर देता है। मेन कैरेक्टर जल्दी से होश में आया और खुश हुआ कि आखिरकार वो पहले अबव से छुटकारा पाने में कामयाब रहा। रोना दूसरी तरफ डर में खड़ी थी, पक्का कि यंग जेंटलमैन किसी भयानक मौत मरेगा। नॉक्स ने नोट किया कि बस एक आखिरी स्टेप बाकी है, और इस बीच लड़की ने नोटिस किया कि वो बिल्कुल ठीक लग रहा था। धीरे धीरे वो लड़का अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा, जिससे सर्वेंट्स एम्बैरेस्ड हो गए। वो रुका नहीं और जल्दी ही सारे बटन्स खोल दिए। उसी वक्त नॉक्स ने ट्रे पर अगली बॉटल के लिए हाथ बढ़ाया। वहां रुकने का उसका कोई इरादा नहीं था। अब मेन कैरेक्टर ने फेरीज टीयर्स ऑफ मेमोरी यूज किया, बॉटल का पूरा कंटेंट अपने ऊपर डाल लिया। इस तरह उसने गोलम के कोर को न्यूट्रलाइज कर दिया, जिसने इस सब्सटेंस के साथ रिएक्ट किया। नॉक्स ने तुरंत कुछ अनयूजुअल फील किया, जैसे ही उसने दूसरा सीक्रेट फॉर्मूला एक्टिवेट किया और अपने ऊपर टेम्पररी ग्रोथ ब्लेसिंग इफेक्ट डाल दिया, अपने स्टैट्स को टेम्पररी डबल कर दिया। आखिरकार उसने बाकी बचे स्क्रोल के लिए हाथ बढ़ाया, जो इस प्रोसेस में आखिरी कोड होने वाला था। हमारे एमसी ने इस मैजिकल स्क्रोल को बीच से फाड़ दिया ताकि एंड्योरेंस ग्रोथ स्क्रोल यूज कर सके और अपनी स्टैमिना पॉइंट्स भी बढ़ा सके। इस तरह उसने अपनी वीकनेस को पूरी तरह खत्म कर दिया और ग्रोथ के ब्लेसिंग में डेडली एलिमेंट के डीबफ को फिलहाल के लिए दबा दिया। आखिरकार नॉक्स वो ग्रोथ पाने में कामयाब रहा जो वो चाहता था, तो एक चांस था कि वो अपनी स्टैमिना को 4th लेवल तक उठा सके। उसी वक्त रोना पूरी स्पीड से उससे टकरा गई, जो अभी जो हुआ था उससे सीरियसली डर गई थी। लड़की आंसुओं में उसकी आवाज़ कांप रही थी। पूछा कि क्या यंग जेंटलमैन ठीक है, क्योंकि वो दुनिया में किसी भी चीज़ से ज़्यादा उसकी कंडीशन को लेकर वरीड थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि मेन कैरेक्टर ने अचानक अपने कपड़े क्यों उतार दिए और सोचा कि वो पागल हो गया है, पर नॉक्स बिल्कुल ठीक था, इसलिए उसने तौलिया मांगा। रोना अभी भी शांत नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो अपने मास्टर के लिए जेन्युइनली वरीड थी। यंग मैन ने ये फील किया, इसलिए उसने सोचा कि उसे अपनी सर्वेंट के साथ थोड़ा जेंटल होना चाहिए। उसने कॉन्फिडेंट होकर कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। उसकी असिस्टेंट अभी भी बटलर को बुलाने पर आड़ी थी और सजेस्ट किया कि नॉक्स कम से कम लेट जाए और रेस्ट करे। मेन कैरेक्टर ने एक बार फिर जोर दिया कि वो ठीक है, इसलिए रोना ने पूछा कि वो आगे क्या करने वाला है। नॉक्स का अपनी ट्रेनिंग रोकने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने शॉर्ट में रिप्लाई किया कि वो रनिंग कंटिन्यू करने वाला है। यंग मैन का धीमे होने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए कुछ मिनट्स बाद उसने एस्टेट के चक्कर लगाना शुरू कर दिया। सर्वेंट्स उसे अकेला नहीं छोड़ रहे थे, इसलिए वो उसके पीछे भागे, उसे बीच बीच में तौलिया देते हुए। इतने टाइम तक कोई मेन कैरेक्टर को गेट के पीछे से इंटेंटली देख रहा था। वो डालिया वॉन स्टाइलिन थी, जो समझ नहीं पा रही थी कि इतना वीक लड़का अपने ओपोनेंट्स को कैसे हराएगा। उसकी पर्सनल मेड एमा ने पॉइंट आउट किया कि उसकी मिस्ट्रेस के लिए इस तरह यंग मैन को स्पाई करना सही नहीं है। उसने जोर दिया कि ये बहुत अनसीमली है, पर डालिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो हमारे एमसी में इंटरेस्टेड थे। लड़की ने नोटिस किया कि नॉक्स बस रन करता है, इसलिए उसने कभी उसे तलवार के साथ प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखा था। ये पता चला कि इवन नाइट्स ने नॉक्स को अपनी हेल्प ऑफर की थी, पर उसने किसी अननोन वजह से मना कर दिया।
डालिया श्योर थी कि हमारे एमसी का एक महीने में बस एक पिटिफुल डिफीट होने वाला है। वो इस आउटकम को लेकर लगभग पक्की थी, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि वो इसके लिए इतनी अपसेट क्यों थी। आखिरकार में लड़की वो पिटिफुल साइड बर्दाश्त नहीं कर पाई और बाहर भागी, तो मेड के पास उसे रोकने का टाइम भी नहीं था। डालिया कॉन्फिडेंट स्टेप्स के साथ मेन कैरेक्टर के पास गई, एमा से वादा किया कि वो जल्दी लौटेगी। कुछ सेकंड्स बाद वो नॉक्स के पास थी, जो अपने अजीब ट्रेनिंग से आराम से रेस्ट कर रहा था। लड़की ने मेन कैरेक्टर को पुकारा और उसे फिर से खुद को इंट्रोड्यूस किया। लड़का पहले से ही परफेक्टली जानता था कि उसके सामने कौन खड़ा है, इसलिए वो एक्साइटेड था, पर उसने ये बिल्कुल नहीं दिखाया। उसने आराम से पूछा कि डालिया क्या चाहती है, और नोट किया कि उसने गेस्ट का नाम पहले ही सुन लिया था जब उसे डिनर पर इंट्रोड्यूस किया गया था। लड़की ने तुरंत नोटिस किया कि हमारे एमसी का टोन थोड़ा डिसमिसिव था, इसलिए वो थोड़ी कंफ्यूज थी। वो श्योर थी कि नॉक्स एक्चुअली उसकी ब्यूटी से थोड़ा शॉक्ड था। आखिरकार में डालिया ने पूछा कि क्या हमारे एमसी सच में इतना कॉन्फिडेंट था कि उसने प्रिपेयर ना करने का डिसीजन लिया था। वो जेन्युइनली क्यूरियस थी कि मेन कैरेक्टर रन करने के अलावा कुछ क्यों नहीं करता, क्योंकि आप कैसे भी देख लो वो जीतने के लिए काफ़ी नहीं था। रोना, जो इन रन से अपनी पूरी ताकत खो चुकी थी, अग्री की और समझ नहीं पाई कि जेंटलमैन ऐसा कुछ क्यों कर रहा है। डालिया ने प्राइड के साथ अपनी आवाज़ में नोट किया कि हमारे एमसी उसे अपनी ट्रेनिंग में हेल्प करने के लिए कह सकता था। यंग मैन ने कर्टली और हार्शली रिप्लाई किया कि उसे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, खासकर उनके गेस्ट से। लड़की बहुत गुस्सा हो गई जब उसने अपने बारे में ऐसे ऑफेंसिव शब्द सुने। रोना टेंस्ड हो गई जब उसने लेडी स्टील का रिएक्शन देखा, क्योंकि वो परफेक्टली समझ रही थी कि किसी लड़की को ऐसे टोन में बात करना पसंद नहीं आता। आखिरकार में डालिया ने बस खुद को समझा लिया कि मेन कैरेक्टर उसमें बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था। वो अब्रप्ट होकर चली गई, मेन कैरेक्टर को साइड में धक्का देते हुए और उसे उसकी डिफीट में लक विश करते हुए। नॉक्स अभी भी अपने शब्दों में कुछ गलत नहीं देख रहा था, इसलिए वो समझ नहीं पाया कि इस लड़की को क्या हो गया था, पर रोना परफेक्टली समझ गई थी। वैसे वो लड़का श्योर था कि डालिया की हेल्प सिर्फ उनके रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेट करेगी। उसने सिस्टम विंडो को कॉल करने का डिसाइड किया ताकि लड़की के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देख सके, और अब उसे पता चला कि उसका एट्रीब्यूट फायर था। उसके बोनसेस में मेन कैरेक्टर, फियरलेसनेस, फोर्टिट्यूड और मास्टर ऑफ क्लोज कॉम्बैट के कैरेक्टरिस्टिक शामिल थे। नॉक्स अग्री किया कि वो इनक्रेडिबली टैलेंटेड थी, क्योंकि उसकी यंग एज के लिए उसके स्टैट्स बहुत हाई थे। इस कॉन्टिनेंट पर कोई भी स्ट्रेंथ में सॉर्ड के 3 पिलर्स का मुकाबला नहीं कर सकता था। यही बात 4 ग्रेट मेजेस की अनशेकेबल पावर के लिए भी सच थी। हालांकि ये डालिया वॉन स्टाइलन ही थी जिसके पास उनके लेवल तक पहुंचने का पोटेंशियल था। मेन कैरेक्टर श्योर थी कि ये लड़की अकेले एक डीमन को हराने में काफ़ी केपेबल थी। उसने ये भी याद किया कि डालिया ने ओरिजिनल स्टोरी में फायर का एट्रीब्यूट यूज़ किया था और वो वाइट फ्लेम उसका ट्रेडमार्क था। यही वो एबिलिटी है जो एक दिन नॉक्स को जला देगी, जिसने लोगों को धोखा दिया, और इसलिए हमारे एमसी के लिए बेहतर होता कि वो लड़की के साथ यहीं और अभी बॉन्ड बना ले। इसी तरह पूरा 1 महीना बीत गया और अब ड्यूएल में बहुत कम टाइम बचा था। डाली अभी भी राइनहोफर फैमिली के साथ रुककर अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू कर रही थी। टीचर्स उस लड़की की बहुत तारीफ कर रहे थे और एडमायर कर रहे थे, क्योंकि वो हर चीज़ बहुत जल्दी सीख रही थी। ग्लोरियस स्टील फैमिली के ब्राइट टैलेंट से यही उम्मीद थी। सच तो ये है कि उस लड़की के लिए ये सब तारीफ सुनना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो खुद को परफेक्ट से बहुत दूर मानती थी। उसके बड़ी बहन का कोल्ड गेज तुरंत दिमाग में आ जाता, जो हमेशा कॉन्डेमनेशन और डिस्कॉन्टेंट से भरा लगता था, जिससे वो और भी ज़्यादा वल्नरेबल फील करती थी। डाली ऑफ अनस्टीलन ऐसी राइवल के सामने कभी टिक नहीं सकती थी, तो उनके हर ड्यूएल का अंजाम एक जैसा ही होता, उसकी हार और हेल्पलेसनेस की फीलिंग के साथ। ये अनप्लेजेंट फीलिंग ट्रेनिंग के दौरान लड़की का एक सेकंड के लिए भी पीछा नहीं छोड़ती थी, जिससे वो अपनी एबिलिटीज़ पर डाउट करने लगती थी। अपनी फेलियर्स को याद करते हुए डालिया ने अपनी स्वॉर्ड को पूरी ताकत से जकड़ लिया, अपनी पेन और डिसअपॉइंटमेंट को डिटर्मिनेशन में बदलने की कोशिश करते हुए, ताकि नई हार न झेले। वो अभी भी श्योर नहीं थी कि वो कभी नाइट बन पाएगी या नहीं। यंग लेडी ये बात परफेक्टली समझती थी कि एक नाइट को मॉडेस्ट और वर्चुअस होना चाहिए और अपने खुद के इंटरेस्ट्स को एक बड़े गोल के लिए रिनाउंस करना चाहिए। इसके अलावा हमेशा शेप में रहना होता है। सॉर्ड का रास्ता फॉलो करते हुए तो उसने तुरंत सोचा कि नॉक्स सिर्फ रनिंग ट्रेनिंग से एक्सपीरियंस का गैप कैसे फिल करेगा। अगले दिन सब लोग इस लॉन्ग अवेटेड ड्यूएल को देखने के लिए इकट्ठे हुए। डालिया वॉन स्टेलन और राइनहोफर फैमिली के मेंबर्स भी जरूर इस इवेंट पर मौजूद थे। स्पेक्टेटर्स में प्रिसिला थी, थियो की पहली बीवी, जो काफ़ी स्टर्न लग रही थी। उस मोमेंट पर खुद उस आदमी ने रुडवेल्ड की तरफ मुड़ने का फैसला किया, जो हमेशा हेड ऑफ द फैमिली के क्लोज रहता था। उसने अपने असिस्टेंट से ऑनेस्टली जवाब देने को कहा और बताने को कहा कि ये अनप्रिडिक्टेबल ड्यूएल कैसे खत्म होगा। कुछ देर तक बटलर ने सोचा कि इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब कैसे दिया जाए। आखिर में उसके पास ऐसा करने का टाइम नहीं था, क्योंकि नीचे खड़े यंग मैन ने एक पल का अटेंशन मांगा। उसने अनाउंस किया कि एकेडमी में एंटर करने के लिए ऑफिशियल ड्यूएल शुरू होने वाला है।
होस्ट ने फाइटर्स से भी अपनी बैटल शुरू करने के लिए प्रिपेयर होने को कहा। बड़े भाई ने पहले स्विंग किया, उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल थी, जैसे कि वो जीत के लिए श्योर हो और फाइट को फोरगॉन कंक्लूजन मान रहा हो। उसके बाद थियोबन राइनहॉफर ने अपने असिस्टेंट से इस बारे में अपने थॉट शेयर करने को कहा। यंग मिस्टर एलन की सक्सेसेस को देखते हुए बटलर ने अज्यूम किया कि सक्सेस उसी की होगी। हेड भी इसी ओपिनियन के थे, तो वो बस रूडवेल्ट से अग्री कर गए। वहीं दूसरी तरफ प्रिसिला टेंस लग रही थी और उसकी नज़रें अपने सन्स पर टिकी थीं। बटलर ने अपनी तरफ से फील किया कि उसके मास्टर काफ़ी डिफरेंटली सोच रहे थे। वो समझता था कि यंग मास्टर सच में रिसेंटली चेंज हो गए हैं, लेकिन और ये सब नॉनसेंस जैसा लग रहा था। ये पता चला कि खुद रोवेल ने भी अपने मास्टर को फॉलो करते हुए एक नाइट का रास्ता अपनाया था। आदमी ये जानता था कि स्वॉर्ड प्ले की आर्ट ज़्यादातर एक सटल साइंस थी, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये सांस लेने जितना नेचुरल था। कभी कभी न तो ट्रेनिंग की लेंथ और न ही ये विश्वास कि आपकी स्किल्स आपका लेवल ऑफ मास्टरी डिटरमाइन करती हैं मैटर करता है। सब कुछ इस बात पर आ जाता था कि आसपास हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो सारे कंसीवेबल बाउंड्रीज को तोड़ने में केपेबल होते हैं, यहाँ तक कि उन्हें भी झुकने पर मजबूर कर देते हैं जिन्होंने पास्ट में उन्हें सरपास किया था, क्योंकि उनके पास एक इनेट एक्सेप्शनल टैलेंट होता है। अपनी कन्विक्शंस के बावजूद रूडवेल्ट अभी भी उस फीलिंग को शेक नहीं कर पा रहा था कि हमारे एमसी के पास सिमिलर स्किल है। उस मोमेंट पर उसके थॉट्स का फ्लो फिर से जेंटलमैन की स्टर्न वॉइस से इंटरप्ट हो गया। थियो फॉन राइनहॉफर ने नोट किया कि कोई भी दूसरे आउटकम्स की पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकता, क्योंकि सारे सन्स राइनहॉफर फैमिली में पैदा हुए थे, तो टैलेंट उनके खून में था। इस बीच मेन कैरेक्टर को पता चला कि क्लोज कॉम्बैट जीनियस ट्रेट अभी अनअवेलेबल है। ये पता चला कि नॉक्स एक महीने में काफ़ी एंड्योरेंस पॉइंट्स अर्न नहीं कर पाया था और सिर्फ 3.8 पॉइंट्स अचीव किए थे। पूरा टाइम रोना उसके साथ दौड़ती रही और समझ नहीं पा रही थी कि यंग जेंटलमैन क्यों उस पर इतना मजाक उड़ा रहा है। पहले तो गाय ने रिप्लाई किया कि ये सिर्फ फन है, लेकिन फिर उसने सीरियसली एम्फसाइज किया कि ये एक सर्वेंट का काम है। लड़की ने सब कुछ परफेक्टली सुन लिया, लेकिन हमारे एमसी ने सारे एक्यूजेशंस को डिसमिस कर दिया और समझाया कि ये लड़की का नया काम है। रोना यंग जेंटलमैन को रिप्रोच नहीं कर सकती थी, तो वो बस अपनी किस्मत से रिजाइन हो गई। मेन कैरेक्टर इस सोच पर हंसा कि उसकी सबॉर्डिनेट शायद उसे अपने मन में बद्दुआ दे रही होगी, लेकिन उसने अपनी जुबान काटी और रिप्लाई किया कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी। आखिर में नॉक्स बस हंसा कि लड़की कितनी क्यूट और थोड़ी सिली बिहेव कर रही है, लेकिन यंग मैन ने यह भी सोचा कि रोना कितनी रेजिलिएंट है। उसने उसके स्टैट्स चेक करने के लिए सिस्टम विंडो खोलने का फैसला किया, और जो उसने देखा उससे वो काफ़ी सरप्राइज हो गया। ये पता चला कि एक सिंपल मेड के पास एक एवरेज मैन की एंड्योरेंस थी, तो मेन कैरेक्टर बहुत डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि एक महीने की एफर्ट के बाद भी उसने ये अचीव नहीं किया था। रोना ने कॉशियसली यंग मास्टर को वार्न किया कि पहले ही शाम हो चुकी है और बेहतर होगा कि सो जाएं, क्योंकि ड्यूअल कल के लिए स्केड्यूल था। नॉक्स अपनी ट्रेनिंग में इतना अब्जॉर्ब्ड था कि उसने नोटिस ही नहीं किया कि टाइम कितनी जल्दी बीत गया। इवेंट्स वापस उसी दिन पर आए जब हमारा एमसी आखिरकार अपने भाई से कॉम्बैट में फेस टू फेस हुआ। फाइट शुरू होने से पहले उसके ओपोनेंट ने उसे याद दिलाया कि उसके पास सरेंडर करने और पीछे हटने का एक आखिरी मौका है। एलन नॉक्स पर तरस खाने के लिए रेडी था, क्योंकि वो अभी भी उसका छोटा भाई था, भले ही वो फैमिली के लिए एक डिस्ग्रेस था। मेन कैरेक्टर ने नोट किया कि ये मर्सी बिल्कुल नहीं थी, और गाय ने एडमिट किया कि वो सिर्फ स्टील फैमिली की लेडी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। नॉक्स ऑफेंडेड नहीं था, तो उसने बस नोट किया कि उसके बड़े भाई का लड़कियों के बारे में टेस्ट बहुत खराब है। वहीं दूसरी तरफ उसने सिस्टम यूज किया ये देखने के लिए कि एलन के पास 8 पॉइंट्स की एंड्योरेंस थी, जो एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम थी। वहीं दूसरी तरफ नाइट ने पार्टिसिपेंट्स से फाइट के लिए प्रिपेयर होने को कहा, क्योंकि ड्यूअल शुरू होने वाला था। उसने उन्हें इस ड्यूअल के रिजल्ट्स को ऑनर के साथ एक्सेप्ट करने को कहा, वो जो भी हों, और कोई अपील्स एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। उस मोमेंट पर नॉक्स को धीरे धीरे फील होने लगा कि उसके नर्व्स उस पर हावी हो रहे हैं। मेन कैरेक्टर समझता था कि अगर वो हार गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि न तो वो अपनी मेमोरीज रिगेन कर पाएगा और न ही ये पता लगा पाएगा कि वो यहाँ कैसे और क्यों आया। इस बीच जज, जिसके पास काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसने पूछा कि क्या ओपोनेंट्स बैटल के लिए रेडी हैं। नॉक्स परफेक्टली समझता था कि वो किस सिचुएशन में है, तो उसने जल्दी से अपने भाई के अटैक्स को डॉज किया। एलन पीछे नहीं था, तो एक मोमेंट में हमारे एमसी ने अपने चेहरे के सामने उसका बूट देखा। हमारे एमसी के पास अभी भी ऐसे अटैक्स पर रिएक्ट करने के लिए काफ़ी स्किल्स थी, फिर भी उसे काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ा ताकि वो साइड में नॉक ना हो जाए। नॉक्स की ब्लेड और हाथ स्ट्रेन से जोर जोर से कांप रहे थे, लेकिन वो अटैक को डिग्निटी के साथ लेने में कामयाब रहा। एलन बस जोर से हंसा रिस्पॉन्स में, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका छोटा भाई ऐसा करने में केपेबल होगा। मेन कैरेक्टर के लिए उसे रेजिस्ट करना ईजी था, क्योंकि ज़्यादातर गेम्स की तरह प्रोफेटिक ड्रीम में रूल्स काफ़ी सिंपल हैं। वो परफेक्टली जानता था कि अगर वो ये ड्यूअल हार गया तो वो अपना सब कुछ खो देगा। अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन नॉक्स की आंखों के सामने पॉपअप हुआ।
उसे इन्फॉर्म करते हुए कि आखिरकार वो काफ़ी पॉइंट स्कोर करने में कामयाब हो गया है। अब गाय श्योर था कि जीत उसे वो सब देगी जो वो चाहता था। एलन अपने भाई के स्ट्रेंज बिहेवियर को देखकर सोचा कि वो अपनी इनेविटेबल हार की वजह से अपना दिमाग पूरी तरह खो चुका है। यंग मैन ने तुरंत सोचा कि उसे मेन कैरेक्टर को एक और अच्छी पिटाई देने की ज़रूरत है ताकि वो थोड़ा बेहतर फील करे। इस बीच प्रिसिला ने सोचा कि वो बेकार में चिंता कर रही थी कि उसका छोटा बेटा किसी तरह बदल गया है। अब वो श्योर थी कि वही उसका बेटा उनकी फैमिली का आखिरी मेंबर होगा जो एल्डन एकेडमी में एंटर करेगा। उस मोमेंट पर औरत ने अपने पति का अफसोस सुना कि बैटल इस तरह अनफोल्ड हुई है। इसके बावजूद थियो फॉन राइनहूफर बहुत काम लग रहा था, लेकिन उसने अपनी नज़रें अपने सन से नहीं हटाईं। प्रिसिला के चेहरे पर एक सिनिस्टर स्माइल आ गई, जैसे कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। खुद आदमी डिसअपॉइंटेड था क्योंकि उसने कुछ अनयूजुअल देखने की उम्मीद की थी, लेकिन आखिर में नॉक्स ने कुछ नहीं दिखाया। रुडवेल्ड एलनार्ट ने फाइट रोकने का सुझाव दिया क्योंकि यंग जेंटलमैन सीरियसली इंजर्ड हो सकता था। हेड ऑफ द फैमिली ने तुरंत सोचा कि एलन और हार्ट्स के पास सच में काफ़ी टैलेंट था, लेकिन ये अभी भी उसके पहले बेटे गैरन के कंपैरिजन में वीक था। पी उसके पास किसी को भी घुटनों पर लाने की एबिलिटी थी, एक ओवरवेलमिंग फोर्स जिससे रेजिस्ट करना इम्पॉसिबल था, और डार्कनेस की डिस्पोटिक ब्लेड थी। थियो फॉन राइनहोफर को अभी भी अपने छोटे बेटे से उम्मीद थी, लेकिन वो पहले ही बहुत एग्जॉस्टेड लग रहा था। आदमी ने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था कि सॉर्ड की वो सारी क्वालिटीज आखिर में किसी को नहीं मिलेंगी। आखिर में उसने अपने बटलर से इंटरवीन करने और ड्यूअल रोकने को कहा। इस बीच नॉक्स की एंड्योरेंस फिर से इंक्रीज हो गई थी, तो अब वो डेफिनेटली अपनी एबिलिटीज यूज कर सकता था। सबसे पहले उसने क्लोज कॉम्बैट जीनियस ट्रेट एक्टिवेट किया, जिसके बाद उसके चेहरे पर तुरंत एक कॉन्फिडेंट स्माइल आ गई। एलन ने देखा कि उसका भाई एक पागल की तरह हंसने लगा है, जैसे कि वो डर के मारे इंसेन हो गया हो। वहीं मेन कैरेक्टर वहां नहीं रुका और जीनियस आवर एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। उस मोमेंट पर आसपास सब कुछ फ्रीज होता हुआ लगा। टाइम स्लो हो गया और उसने फील किया कि हर साउंड और मूवमेंट पहले से ज्यादा टेंस और शार्प हो गई है। सच में गाय ने पहले सुना था कि जीनियसेस टाइम के पासेज को थोड़ा डिफरेंटली परसीव करते हैं। अब मेन कैरेक्टर अपनी आंखों से इसे देखने और इस फैक्ट को वेरीफाई करने में केपेबल था। उसने सच में ऐसा फील किया जैसे उसके आसपास की हर चीज़ स्लो हो गई हो, तो ये एबिलिटी क्लियरली उसके रिएक्शन को एक्सेलरेट कर रही थी। और बात ये नहीं थी कि खुद नॉक्स फास्ट हो गया था, बल्कि ये थी कि उसके सारे ओपोनेंट्स के मूवमेंट्स उसके लिए स्लो हो गए थे। सच में इसके साथ तुरंत अडेप्ट करना उतना ईजी नहीं था, लेकिन यंग जेंटलमैन अब डर फील नहीं कर रहा था। क्लोज कॉम्बैट जीनियस एक्टिवेट करने के बाद हमारा एमसी पहले ही कॉन्फिडेंट था कि जीत उसके हाथों में है। उस मोमेंट पर वो सच में अपने ओपोनेंट्स के हाथों से वेपन नॉक करने में कामयाब रहा। एलन, जो एक सेकंड पहले अपने छोटे भाई पर हंस रहा था, ऐसी टर्न ऑफ इवेंट्स के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। नॉक्स दूसरी तरफ बहुत आसानी और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ा, क्योंकि अब उसे अपनी जीत के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। उसके ओपोनेंट की तलवार एक जोरदार आवाज के साथ दूर जा गिरी, जिससे वो पूरी तरह अनार्म्ड हो गया और उसके पास लड़ाई जारी रखने का कोई मौका नहीं बचा। मेन कैरेक्टर ने उसके हाथ पर भी हमला किया, जिससे एलन की सारी ताकत खत्म हो गई। नॉक्स अपने भाई पर हंसा नहीं और बस इतना कहा कि वो बहुत पैथेटिक दिख रहा है। वो लड़का इस बात से बहुत चिढ़ा हुआ था कि उसके छोटे भाई ने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की। मेन कैरेक्टर खुद ये सोच रहा था कि अभी रिलैक्स करना जल्दबाजी होगी, भले ही उसने अपने ओपोनेंट को बुरी तरह हरा दिया था। ये एबिलिटी सिर्फ 5 मिनट्स तक रहती है, इसलिए उसे इस समय के अंदर एलन को खत्म करना होगा। नॉक्स ने कहना शुरू किया कि शुरुआत में उसने जानबूझकर अपने भाई को थोड़ी ढील दी थी। अब वो अपनी एबिलिटीज को छुपाते छुपाते थक गया था, इसलिए उसने अपने भाई से जल्दी निपटने का फैसला किया। इसी वजह से उसने सजेस्ट किया कि ट्विन्स उस पर एक साथ अटैक करें। भाइयों ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि छोटा भाई अपनी एबिलिटीज को लेकर इतना कॉन्फिडेंट होगा, लेकिन वो उसके साथ लड़ने में कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे थे। इसी बीच नॉक्स ने देर नहीं की और अपने फादर से 2-on-1 बैटल के लिए परमिशन मांगी। फाइनली थियो वॉन राइनहोफर ने कुछ इंटरेस्टिंग देखा, लेकिन उसने भी ऐसी किसी चीज़ की उम्मीद नहीं की थी। डालिया वॉन स्टाइलन बदले में हमारे हीरो के लिए बहुत वरीड थी और समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करने जा रहा है। फैमिली का हेड समझ नहीं पा रहा था कि उसका बेटा अचानक इतना स्ट्रांग कैसे हो गया, या फिर उसने सब कुछ शुरू से प्लान किया था, इसलिए वो इस फाइट को थोड़ी देर और देखना चाहता था। उसने बिना किसी हेजिटेशन के इस फॉर्मेट में लड़ाई जारी रखने की इजाज़त दे दी। प्रिसिला ने तुरंत इस सिचुएशन में बीच में आने की कोशिश की, जो उसके कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी। वो आदमी अब किसी की भी बातें सुनने के मूड में नहीं था, इसलिए उसने अपने बेटों से लड़ाई शुरू करने को कहा। भाई इस बात से नाखुश थे कि ये फ्रीक सबके सामने उनका मजाक उड़ा रहा है। नॉक्स खुद बहुत काम दिख रहा था और बस इंतजार कर रहा था कि ट्विन्स उस पर पहले अटैक करें। फिर राइवल्स ने एकेडमी के अपने हक को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। वो तुरंत मेन कैरेक्टर पर टूट पड़े, जो अभी भी अपनी जगह खड़ा था।
अगले ही पल तलवारों के टकराने की तेज आवाज आई और नॉक्स ने आसानी से अटैक को रोक दिया। उनमें से एक लड़के ने अपने पार्टनर पर चिल्लाते हुए कहा कि खाली खड़े मत रहो और हमारे हीरो पर राइट साइड से अटैक करो। दूसरा भाई इस सलाह से चिढ़ गया क्योंकि उसे ये बात बिना बताए ही पता थी। नॉक्स को तुरंत दूसरी तरफ से खतरे का एहसास हुआ और इसी बीच सिस्टम ने रिपोर्ट दी कि जीनियस क्लॉक स्पेशल फीचर की वजह से उसने फैमिली की डार्क ब्लेड में महारत हासिल कर ली है। वो लड़के ने सारी इन्फॉर्मेशन तुरंत समझ ली, इसलिए अब वो अपने ओपोनेंट की टेक्निक्स को समझ पा रहा था। यही वजह थी कि वो भाइयों के बाद के सभी अटैक्स को रोकने में कामयाब रहा, लेकिन वो फिर भी नहीं रुके। चाल को न समझते हुए ट्विन्स आगे बढ़ते रहे और उन्हें पता भी नहीं चला कि वो कब आपस में टकरा गए। हैरान होकर वो इधर उधर देखने लगे कि आखिर उनके साथ अभी क्या हुआ। अब डालिया भी खुद को रोक नहीं पाई और उसने नॉक्स को आवाज देने की कोशिश की, जिसका रुकने का कोई इरादा नहीं था। वहां मौजूद लोगों में से कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि उनके सामने खड़ा ये यंग जेंटलमैन वही है जिसे वो पहले जानते थे। एलन को अच्छी तरह याद था कि वो उनके परिवार के लिए सिर्फ एक कलंक था, इसलिए मन में बहुत सारे सवाल थे। ट्विन्स ने एक दूसरे की तरफ देखा क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया था कि उनके विचार एक जैसे हैं। उन्हें मेन कैरेक्टर ने बीच में ही टोक दिया, जो अपने कीमती समय का एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने कहा कि भाइयों के लिए लड़ाई के बीच में डिस्ट्रैक्ट ना होना ही बेहतर है। एक तेज मूवमेंट के साथ उसने अपने ओपोनेंट्स पर हमला किया, जिन्हें वार पर रिएक्ट करने का समय ही नहीं मिला। आखिरी पल में ही वो एक तरफ कूद पाए, लेकिन इसमें उन्हें काफी मेहनत लगी। मेन कैरेक्टर समझ गया था कि इस बैटल के दांव बहुत ऊंचे हैं, इसलिए कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। लेकिन इसके बावजूद वो लड़का भाइयों से बदला लेने के मौके को लेकर एक्साइटेड था। इसके अलावा वो अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप को भी टेस्ट करना चाहता था। डालिया वन स्टाइलन अपनी सीट से उछल पड़ी जब उसने देखा कि मेन कैरेक्टर क्या करने वाला है। थियो वन राइनहोफर को भी एहसास हुआ कि कुछ गलत है। भाई इस घटनाक्रम से हैरान थे क्योंकि उन्हें लगा कि ये सचमुच इम्पॉसिबल है। आखिर में भाइयों में से एक जमीन पर गिर गया, पूरी तरह थका हुआ। उसका शरीर जवाब दे चुका था और उसके चेहरे पर हार और बेबसी साफ दिख रही थी। लड़कों ने नॉक्स से लड़ने में अपनी सारी ताकत खर्च कर दी थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। इसी बीच सिस्टम ने हमारे हीरो को वार्न किया कि जीनियस क्लॉक का समय खत्म होने वाला है। उसने शांति से सांस ली क्योंकि अपनी ताकत दिखाने का उसका मौका अब खत्म हो चुका था। प्रिसिला अपने बेटों के लिए परेशान थी, इसलिए उसने उन्हें किसी तरह होश में लाने की कोशिश की। नॉक्स ने बदले में जज से पूछा कि क्या उसने ड्यूएल के विनर का फैसला कर लिया है। आखिर में सबने ये अनाउंसमेंट सुनी कि इस बैटल का विनर यंग मास्टर नॉक्स फॉन राइनहोफर है। अब एलन, जिसे इतनी शर्मनाक हार मिली थी, उसने मेन कैरेक्टर को कोसा। उसकी ताकत ने उसका शरीर पूरी तरह छोड़ दिया था, इसलिए उसके हाथों से उसका वेपन गिर गया। फैमिली हेड के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई क्योंकि उसने वही देखा जिसकी उसे शुरू से उम्मीद थी। मेन कैरेक्टर ने अपने फादर का रिएक्शन देखा और पलटकर मुस्कुराया। फाइट खत्म होने के बाद उसने जल्दी से सिर झुकाया और सभी दर्शकों को अलविदा कहा। वो शांति से गेट की तरफ चल पड़ा और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। डालिया वन स्टाइलिंग चीज़ों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती थी और वो उस यंग जेंटलमैन के पीछे दौड़ी। जो कुछ उसने देखा था, उसके बाद उसे यकीन हो गया था कि नॉक्स निश्चित रूप से कोई ऑर्डिनरी लड़का नहीं है। मेन कैरेक्टर के लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि कमजोरी उसके कमजोर शरीर पर हावी हो रही थी। अब जाकर नॉक्स को महसूस हुआ कि उसने फाइट के दौरान कुछ ज्यादा ही कर दिया था। उसका शरीर इतना टेंस था कि उसे खून की उल्टियां होने लगीं। हर मूवमेंट दर्द ला रहा था और उसका शरीर जो एग्जॉशन की कगार पर था, बात मानने से इनकार कर रहा था। अब हमारे हीरो को पता चला कि आवर ऑफ जीनियस का सिर्फ एक ही ड्रॉबैक था, वो ये कि ये यूसेज लिमिट से ज़्यादा हो सकता है, जिसके नतीजे में खतरनाक बैकलैश मिलता है। ये एक बहुत ही सीरियस कमी थी जिसने लड़के की जिंदगी कम कर दी और उसकी बीमारी के सिम्टम्स को और बढ़ा दिया। नॉक्स खुश था कि किसी ने भी बैकलैश के कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं देखा क्योंकि तब उसे एकेडमी में एंट्री नहीं मिलती। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कोई पास में होगा और उसे आवाज़ देगा, जिससे फाइट के असर के बारे में उसके विचार टूट गए। ये डालिया थी जिसने घबराते हुए पूछा कि क्या नॉक्स को चोट लगी है, क्योंकि उसने उसकी करंट कंडीशन देख ली थी। अब उस लड़की को यकीन था कि फाइट के दौरान मेन कैरेक्टर को पक्का चोट लगी है। वो लड़का खुद बहुत नाखुश था कि लड़की फिर से उसके पास आ गई और सवाल पूछने लगी। मेन कैरेक्टर को गुस्सा आ रहा था कि वो ही थी जिसने उसे नोटिस किया और यहाँ आने का फैसला किया। वो समझ गया था कि वो डालिया को ब्लोबैक के बारे में पता नहीं चलने दे सकता, इसलिए उसने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए। लड़की इस बारे में बात करने लगी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने कमज़ोर शरीर वाला लड़का जीत सकता है। वो अचानक ब्लश करने लगी जिससे नॉक्स हैरान रह गया क्योंकि उसने ऐसे अजीब रिएक्शन की उम्मीद नहीं की थी। आखिर में डालिया मान गई कि वो लड़के के प्रति बायस्ड थी। असल में हमारा हीरो उसके इस एटीट्यूड से हैरान नहीं था।
वो समझता था कि लड़की ने पिछले 1 महीने से उसे तलवार के साथ नहीं देखा था और अब उसकी हैरानी नेचुरल थी। यकीनन अपनी जीत के बाद नॉक्स ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जन्मजात टैलेंट हो, इसलिए लड़की जानना चाहती थी कि उसने ऐसी सक्सेस कैसे हासिल की। एकमात्र प्रॉब्लम ये थी कि मेन कैरेक्टर फाइट के बाद तुरंत सबकी नज़रों से छुपने के लिए भागा था। जब डालिया ने उसे पकड़ा तो उसने तुरंत नोटिस किया कि वो यंग मैन अपनी बेस्ट कंडीशन में नहीं था। वो तुरंत दिलचस्पी हुई कि भाइयों पर उसकी जीत के बाद क्या हुआ, और उसे शक हुआ कि उसने ये जीत सिर्फ टैलेंट के दम पर हासिल नहीं की है। अब उसे यकीन था कि नॉक्स बेकार नहीं था, जैसा कि अफवाहें कहती थीं। डालिया को एहसास हुआ कि मेन कैरेक्टर ने जीतने के लिए असल में बहुत मेहनत की थी, चाहे जो भी हो। इसी बीच नॉक्स की ताकत तेजी से उसका साथ छोड़ रही थी और वो खांसा उसे महसूस हुआ कि हर सांस भारी होती जा रही है और हर मूवमेंट के साथ दर्द बढ़ रहा है। लड़की ने ये नोटिस किया, इसलिए वो तुरंत हमारे हीरो की तरफ भागी, ये पूछते हुए कि क्या वो ठीक है। अपनी कमजोरी के बावजूद मेन कैरेक्टर ने तुरंत डालिया का हाथ झटक दिया। अपनी आवाज में चिढ़ और सख्ती के साथ उसने लड़की को ऑर्डर दिया कि उसे हाथ न लगाए। उसके शब्द एक वार्निंग की तरह लग रहे थे, जो उसकी थकान और अकेले रहने की इच्छा को दिखा रहे थे। असल में ये रिएक्शन इस वजह से था क्योंकि हमारा हीरो लड़कियों के साथ इंटरैक्ट करना पूरी तरह भूल चुका था, क्योंकि पिछले 2 ईयर्स से वो कंप्यूटर गेम्स का दीवाना था। डालिया ने उम्मीद भी नहीं की थी कि नॉक्स उसकी मदद की कोशिश पर इतना रूडली रिएक्ट करेगा। वो और भी ज्यादा शर्मिंदा हो गई और उसने मेन कैरेक्टर से माफी मांगी। वो लड़का ये देखकर हैरान था कि उसकी जान पहचान वाली लड़की उसके साथ इतने रिस्पेक्ट से पेश आ रही है। लड़की ने मान लिया कि उसे शुरू से यकीन था कि नॉक्स सीरियस नहीं था, क्योंकि उसने सुना था कि वो जन्म से ही कमजोर था। इसीलिए उसे लगा कि मेन कैरेक्टर सिर्फ इसलिए भाग रहा है ताकि वो गिर न जाए, और वो अपनी पुरानी सोच के लिए माफी मांगना चाहती थी। डालिया इस बात से सहमत थी कि बेकार होने का दिखावा करने का कोई मतलब नहीं है, और उसने ये भी बताया कि एमा भी कहती थी कि वो बायस्ड है। मेन कैरेक्टर ने जब ये सब सुना तो उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। उसने नोटिस किया कि लड़की हमेशा की तरह ईमानदार थी और उसमें एक आउटस्टैंडिंग नाइट के सभी गुण थे। नॉक्स ने उसे माफ करने का फैसला किया, क्योंकि वो समझता था कि अपनी गलती मानना उसके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, और उसने उससे कहा कि वो उसकी ट्रू कंडीशन के बारे में किसी को ना बताए। डालिया ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे भरोसा दिलाया कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगी। उसकी नज़रें सच्ची थीं और उसकी बातों में जरा सा भी शक नहीं था। मेन कैरेक्टर पहले से ही जानता था कि खाली वादे करना उसके स्वभाव में नहीं है, और उसके कॉन्फिडेंस में झूठ का नामो निशान नहीं था, जिससे उस पर उसका भरोसा और बढ़ गया। आखिर में उसने लड़की को छोड़कर जाने का फैसला किया, और आखिरी बात ये कही कि उसे उम्मीद है कि वो ईमानदार रहेगी। आखिरी सेकंड में डालिया ने एक बार फिर हमारे हीरो की तरफ देखा, उसके गाल अभी भी लाल थे। और इस तरह लड़ाई के बाद का पूरा दिन बीत गया, और जब रात हुई तो चारों तरफ सन्नाटा छा गया। थियो वॉन राइनहोफर अब सर्टन था कि इस लड़ाई के आउटकम के बारे में उसके गेसेस शुरुआत से ही करेक्ट थे। उसने अपने बटलर से बात करने का फैसला किया और उससे पूछा कि वो अपने छोटे बेटे के टैलेंट के बारे में क्या सोचता है। रुडवेल्ड एलनाक ने एडमिट किया कि पहले उसे समझ नहीं आया कि नॉक्स ने शुरुआत में सिर्फ खुद को डिफेंड क्यों किया। आमतौर पर इतनी टेंडर एज के एक यंग मैन के लिए हमारा हीरो बहुत अच्छा है, यहाँ तक कि उसके अपने ब्रदर्स के मुकाबले भी। अपने चेहरे पर एक स्माइल के साथ बूढ़ा आदमी अपने असिस्टेंट से सहमत हुआ। केवल थियो वॉन राइनहोफर को अभी भी एक स्ट्रेंज फीलिंग थी कि नॉक्स ने अभी तक अपने सभी ट्रम्प कार्ड्स रिवील नहीं किए थे। इसी वजह से उस आदमी ने रुडवेल से यंग मैन के हर मूव पर नजर रखने के लिए कहा, लेकिन इंटरफियर न करने को कहा, चाहे उसका बेटा कुछ भी करे। असल में रीसेंट इवेंट्स के बाद फैमिली का हेड नॉक्स के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। वो जानना चाहता था कि क्या मेन कैरेक्टर में ब्लेड ऑफ डार्कनेस को इनहेरिट करने के लिए पर्याप्त टैलेंट है। एक फर्म वॉइस में थियो वॉन राइनहोफर ने एम्फेसाइज किया कि सच तो ये है कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। इसीलिए उसने रुडवेल से कहा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क था। उसकी वॉइस सीरियस लग रही थी और उसके शब्दों में कुछ ऐसा था जिससे हर शब्द इनएविटेबल लग रहा था। असिस्टेंट अच्छी तरह समझ गया, इसलिए उसने अपनी लीव ली और अपनी पावर में सब कुछ करने का प्रॉमिस किया। इसी बीच सिस्टम ने मेन कैरेक्टर को इन्फॉर्म किया कि उसने सक्सेसफुली ट्रेनिंग क्वेस्ट पूरा कर लिया है। नॉक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 3 पॉइंट्स का रिवॉर्ड भी मिला, जिसे वो अपनी स्किल्स इंप्रूव करने पर खर्च कर सकता था, और अब उसे चुनना था कि वो अपनी पावर कहाँ डायरेक्ट करे। उस लड़के को तुरंत याद आया कि कैसे हाल ही में वो 2 एंड्योरेंस पॉइंट्स की खातिर 1 महीने तक नॉन स्टॉप दौड़ता रहा था। उसने तुरंत किसी स्टैट को पंप अप करने का फैसला किया और सिस्टम से स्टेटस विंडो खोलने के लिए कहा। मेन कैरेक्टर ने फैसला किया कि उसे निश्चित रूप से एंड्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, और इसके बजाय अपनी लक को लेवल अप किया। बात यह है कि लक निश्चित रूप से ऐसा स्टैट नहीं है जिसे हार्डवर्क के माध्यम से बढ़ाया जा सके, और प्रोफेटिक ड्रीम में लक सबसे वैल्यूएबल स्टैट था। अपने स्टैट पॉइंट्स खर्च करने के बाद नॉक्स ने तुरंत इसे टेस्ट करने का फैसला किया।
सिस्टम ने उसे ये भी इन्फॉर्म किया कि हमारा हीरो, जिसने गेम को 27 बार कंप्लीट किया था, उसे वन टाइम एबिलिटी के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का 1 स्पिन मिलेगा। नॉक्स ने और ज़्यादा समय बर्बाद न करने और ये देखने का फैसला किया कि उसे क्या मिलेगा। कुछ सेकंड्स बाद उसके सामने पतली हवा से एक ह्यूज मशीन दिखाई दी। मेन कैरेक्टर अभी भी हैरान था कि वो ये सब रियल लाइफ में देख रहा था और विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसने वाकई गेम में एंटर किया था। मैजिकल मशीन के पास पहुंचकर उसने धीरे से लेवर खींचा। उस लड़के ने कैलकुलेट किया कि अगर उसकी लक हाई थी तो कुछ एवरेज या उससे बेहतर मिलने का चांस 95% जितना हाई था। उसके बाद मशीन जोर से शेक होने लगी, ये चुनते हुए कि नॉक्स को कौन सा प्राइज मिलेगा। मेन कैरेक्टर पहले से ही जानता था कि सिंपल आइटम्स से ऑरा नहीं निकलता, इसलिए एवरेज आइटम्स को आमतौर पर सिल्वर में हाईलाइट किया जाता था और गुड आइटम्स को गोल्ड में हाईलाइट किया जाता था। बेस्ट वाले बदले में रेनबो ऑरा रखते थे, इसलिए लड़का वैसी ही किसी चीज़ की उम्मीद कर रहा था। आखिरकार बॉटम में एक छोटे कंपार्टमेंट से प्राइज बॉल बाहर निकली। नॉक्स ने शांति से इंतजार किया ये देखने के लिए कि वो क्या हासिल करने में कामयाब रहा है। अंत में मेन कैरेक्टर खुश था क्योंकि वो एक गोल्ड आइटम पाने में कामयाब रहा। वो लड़का तुरंत स्क्रोल को अनरोल करने के लिए भागा ये देखने के लिए कि उसे कौन सी स्किल मिली है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जब उसने देखा कि वो स्टॉर्म ऑफ लॉर्ड्स पाने में कामयाब रहा है। इस वन टाइम स्किल का उपयोग करने के बाद हमारे हीरो की तुलना में लोअर ओवरऑल स्टैट्स वाला कैरेक्टर प्रत्येक स्टैट का 1/5 हिस्सा खो देगा। नॉक्स ने इसे एक असली जैकपॉट माना क्योंकि इस स्किल में एक कूल डिबफ था। उसके पास अभी भी 1 और रिवॉर्ड बचा था, इसलिए सिस्टम ने पूछा कि क्या प्लेयर वन टाइम स्क्रोल का उपयोग करना चाहता है। लड़का अच्छी तरह समझता था कि जो स्किल उसे मिलने वाली है वो पहले से ही डिटरमाइंड है, इसलिए वो नहीं हिचकिचाया। वो पहले से ही राइनहोफर फैमिली एयरलूम के अपने हाथों में गिरने का इंतजार कर रहा था, एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट जो पावर और सीक्रेट्स को छुपाए हुए था, जो होने वाली हर चीज़ का कोर्स बदल सकता था। मेन कैरेक्टर को यकीन था कि ये स्किल काम आएगी, क्योंकि जल्द ही थियो अपने सभी बेटों को एस्टेट में बुलाएगा और तभी वो अपनी नई एबिलिटीज़ का उपयोग करेगा। नॉक्स ने यह भी सोचा कि अब उसके भाई के राइनहोफर मैंशन लौटने का समय आ गया है। इस साल का एल्डेन एकेडमी ग्रेजुएशन सेरेमनी बहुत पहले हो जाना चाहिए था, इसलिए गैरन को फ्री होना चाहिए था जब तक कि उसने एक नाइट के रूप में एडवेंचर की लाइफ जीने का फैसला न किया हो। मेन कैरेक्टर पहले से ही इस बात की तैयारी कर रहा था कि उसे इस भाई के साथ रेलिक के लिए कम्पीट करना होगा, इसलिए आराम करने का समय नहीं था। इसके अलावा यंग मैन को यकीन था कि डालिया अब उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतने सारे गेम्स खेलने के बाद उसे यकीन था कि इस तरह का कैरेक्टर कभी अपनी बात नहीं तोड़ेगा। नॉक्स शांति से सो गया, ये सोचते हुए कि लड़की आखिरकार उसे अकेला छोड़ देगी।